नमस्कार दोस्तों, आज मैं पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 4 को पढ़ाऊंगी जो है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें पहला टॉपिक है वायु प्रदूषण से। इसमें है लाइकेन। तो लाइकेन वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे सूचक है। यह निम्न श्रेणी के छोटी वनस्पतियों का समूह होता है जो विभिन्न प्रकार के आधारों पर उगे हुए पाए जाते हैं। यह वायु प्रदूषण के प्रति संवेदी होते हैं, इसलिए यह नगरों के समीप नहीं पाए जाते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, चरनोबिल दुर्घटना किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से। तो चरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है। चरनोबिल दुर्घटना नाभिकीय दुर्घटना से संबंधित है जो 26 अप्रैल 1986 को यूक्रेन के चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट में घटित हुई थी। इस परमाणु दुर्घटना को दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु हादसा माना जाता है। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो वायु प्रदूषण का कौन सा स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा ठोस अपशिष्ट। वायु मंडल में होने वाला वह अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रतिकूल प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु प्रदूषण स्वचालित वाहनों से निकलने वाले धुआं, उद्योगों की चिमनियों से निकलने वाले हानिकारक गैसें, धूल के कण, गैसीय अपशिष्ट आदि से फैलता है। ठोस अपशिष्ट से मृदा प्रदूषण तथा जल प्रदूषण होता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो ये हो जाएगा धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैस। इसमें हो जाएगा सभी। आगे है इसमें, वायु में अवांछनीय गैसों तथा तत्वों से मिल जाने से वायु प्रदूषण हो जाती है जो प्राणियों के स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को हानि पहुंचाती है। वायु प्रदूषण के मुख्य स्रोत निम्न हैं। पहला है धुआं एवं कुहासा, जलती लकड़ी या चारकोल से निकली गैसें, वाहनों से निकलने वाली गैस, कृषि में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण से नहीं होते हैं। तो वायु प्रदूषण से क्या नहीं होता है? तो ये हो जाएगा पाचन तंत्र से संबंधित रोग। वायु प्रदूषण में श्वास संबंधित बीमारी, कैंसर तथा इमारतों का क्षय होता है, जबकि पाचन तंत्र से संबंधित रोग खाद्य पदार्थों से होता है। स्वास्थ्य से संबंधित रोगों में फेफड़ों को हानि होती है, इससे होने वाला रोग दमा है। यह एक संक्रामक बीमारी है, जबकि कैंसर बीमारी में कोशिकाओं की असामान्य वृद्धि होने लगती है। अगला है वायु प्रदूषण का कारण है। तो वायु प्रदूषण का कारण हो जाएगा धुआं। धुआं वायु प्रदूषण का मुख्य कारक है क्योंकि धुएं में अनेक प्रकार की अवांछनीय गैसें होती हैं जो स्वच्छ वायु में मिलकर उन्हें प्रदूषित कर देती हैं। ये गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन इत्यादि हैं। अगला प्रश्न है, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो वायु प्रदूषण को कैसे कम किया जाता है? तो वृक्षों द्वारा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस से उत्सर्जन से वायु प्रदूषण में वृद्धि होती है। इस वृद्धि को वनीकरण या वृक्षारोपण के द्वारा रोका जा सकता है क्योंकि वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं तथा ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। अतः वायु प्रदूषण को वृक्षों के द्वारा कम किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो किसका अवशोषण करते हैं? तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का। पेड़ पौधे प्रदूषण को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा हानिकारक गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं तथा ऑक्सीजन गैस का उत्सर्जन करते हैं। पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है तथा ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है, जिससे वातावरण असंतुलित हो रहा है। अगला प्रश्न है,
निम्न में से कौन विश्व उष्मायन का कारण है? तो विश्व उष्मायन का कारण हो जाएगा वायु प्रदूषण। क्या हो जाएगा? वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण वह स्थिति होती है जिसमें अवांछनीय गैसें अत्यधिक मात्रा में वायुमंडल में जमा हो जाती हैं तथा सूर्य से आने वाली किरणों को पुनः वापस नहीं जाने देती। परिणाम स्वरूप सूर्य द्वारा प्रदान ऊष्मा यहीं पर बनती रहती है तथा पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायता करती है और वैश्विक उष्मायन समस्या पैदा करती है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण हो जाएगा उपर्युक्त सभी। इसमें आ जाएगा धुआं एवं कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैसें तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल के जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी होती हैं। ये गैसें वायुमंडल में पहुंचकर वायु को प्रदूषित करती हैं तथा स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। अगला प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण का मापन डेसिबल इकाई द्वारा किया जाता है। 80 डेसिबल या इससे अधिक का शोर श्रवण शक्ति को अस्थायी हानि पहुंचाने में सक्षम होता है। सामान्य श्रवण व्यक्ति वालों के लिए 25 से 30 डेसिबल ध्वनि पर्याप्त होती है। 5 डेसिबल की ध्वनि मंद, अत्यंत मंद और 75 डेसिबल साधारण तेज, 95 डेसिबल अत्यंत तेज और 120 डेसिबल से अधिक की ध्वनि तीव्र कष्टकारक होती है। अगला प्रश्न है, डेसिबल निम्नलिखित में से किसे मापने की इकाई है? तो ये हो जाएगा ध्वनि को। तो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक होती है। अगला है ग्रीन मफलर संबंधित है। तो ग्रीन मफलर हो जाएगा ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले या ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्र जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों और राजमार्गों के आसपास के रिहायशी इलाकों में 4 से 6 पंक्ति में वृक्षारोपण कर ध्वनि प्रदूषण को कम करने की एक तकनीक है ताकि घने पेड़ ध्वनि प्रदूषण को कम कर सकें। क्योंकि पेड़ ध्वनि को अवशोषित करते हैं, इसे नागरिकों तक पहुंचाने से रोकते हैं। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले ये हरे पौधे ग्रीन मफलर कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई है? तो ये हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट। भारत के मध्य प्रदेश राज्य के भोपाल शहर में 3 दिसंबर सन 1984 को एक भयानक औद्योगिक दुर्घटना हुई थी। इसे भोपाल गैस कांड या भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी के कारखाने से एक जहरीली गैस का रिसाव हुआ जिससे लगभग 2500 से अधिक लोगों की जान चली गई तथा बहुत सारे लोग अपंगता से लेकर अंधेपन के शिकार हुए। भोपाल गैस कांड में मिथाइल आइसोसाइनाइट नामक गैस जहरीली गैस का रिसाव हुआ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड तीनों ही ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसमें है भोपाल गैस त्रासदी स्थान था भोपाल में और घटना हुई थी 2 या 3 दिसंबर 1984 को। और रिसाव किस गैस का हुआ था? तो रिसाव हुआ था आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और चेरनोबिल परमाणु आपदा, ये स्थान है यूक्रेन में और घटना हुई थी 1986 में और रिसाव इसमें हुआ था यूरेनियम का। अगला प्रश्न है, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड।
ताजमहल के आसपास स्थित रबर, ऑटोमोबाइल, केमिकल फैक्ट्रियों जैसे मथुरा ऑयल रिफाइनरी आदि के कारण वातावरण में विषैली गैस सल्फर डाइऑक्साइड की अधिकता हो जाती है। वर्षा होने पर यह गैस जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में धरती पर गिरती है, जिसके कारण ताजमहल का रंग पीला होता जा रहा है। अगला प्रश्न है, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है? तो ये हो जाएगा भस्म करना। क्या हो जाएगा? भस्म करना। उपयुक्त विकल्पों में भस्म करना या इंसिनरेशन ठोस अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की ऐसी विधि है जिसमें ठोस अपशिष्ट को एक भट्ठी में जलाकर ताप निस्तारण विधि से निस्तारित किया जाता है। इस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड आदि वायु प्रदूषक गैसें उत्पन्न होती हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो ये हो जाएगा एक्स किरण। क्या हो जाएगा? एक्स किरण। एक्स किरण वायु प्रदूषण नहीं है क्योंकि एक्स किरण या एक्स-रे एक प्रकार का विद्युत चुंबकीय विकिरण है जिसकी तरंग दैर्घ्य 10 से 0.01 नैनोमीटर होती है। यह चिकित्सा में निदान के लिए सर्वाधिक प्रयोग की जाती है। यह एक प्रकार का आयनकारी विकिरण है। जब वायु ऐसे अनचाहे पदार्थों के द्वारा संदूषित होती है जो सजीव व निर्जीव दोनों के लिए हानिकारक हो तो उसे ही वायु प्रदूषण कहते हैं, तथा जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं उन्हें वायु प्रदूषक कहते हैं। वायु प्रदूषण के अंतर्गत CO2, CO गैस, SPM और SO2 गैस, धुआं एवं कुहासा तथा जलती हुई लकड़ी या चारकोल के जलने से निकलने वाली गैस वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? तो ये हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक विषैली गैस है जो पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। इस गैस की गहन संलग्नता रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से होती है। इसकी हीमोग्लोबिन से संलग्न क्षमता ऑक्सीजन की अपेक्षा 300 गुना अधिक होती है, जिसके कारण यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। अगला प्रश्न है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है? तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण वायु प्रदूषण है। वायु प्रदूषण ताजमहल को जंग लगाकर और उसके संगमरमर को पीला कर प्रभावित कर रहा है। ताजमहल के लिए सबसे बड़ा खतरा अम्लीय वर्षा है। अम्लीय वर्षा को सरल शब्दों में वर्षा भी कहा जाता है, जिसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं और स्मारकों और पर्यावरण के अन्य महत्वपूर्ण भागों को नुकसान पहुंचाते हैं। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए? तो इसमें हो जाएगा 1994 में। आगे है इसमें, ताजमहल के आसपास के क्षेत्रों में औद्योगिकरण के बढ़ने से वायु प्रदूषण तथा अम्ल वर्षा के परिणाम स्वरूप ताजमहल पर धब्बा पड़ने लगा तथा उनकी दीवारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। इसे देखते हुए वर्ष 1994 ईस्वी में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को ताजमहल के आसपास हरित क्षेत्र विकसित करने का निर्देश दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है? तो यह हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस, ध्वनि, रेडियोधर्मी विकिरण भी का इस मात्रा में मिल जाना कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से
मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुँचाए वायु प्रदूषण कहलाता है। वे पदार्थ जो प्रदूषण का कारण बनते हैं प्रदूषक कहलाते हैं। वायु को प्रदूषित करने वाले पदार्थ वायु प्रदूषक कहलाते हैं। इन प्रदूषकों में शामिल है ओजोन, सूक्ष्म तत्व, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सीसा इत्यादि। जबकि नाइट्रोजन वायु प्रदूषक गैस नहीं है। नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल के प्रमुख घटकों में से एक है जो 78.08% में उपस्थित है। अगला है हवा क्या है? तो हवा एक मिश्रण है। वायु एक मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% तथा अन्य गैस हैं 0.1% का मिश्रण है जो पृथ्वी के सतह के चारों तरफ विद्यमान है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। मनुष्य वायु के जरिए सांस ऑक्सीजन के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। दूसरा टॉपिक है जल प्रदूषण। इसमें है EIA इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अमेरिका में स्थापित किया गया है। तो हो जाएगा 1969 में। अमेरिका में पर्यावरण प्रदूषण से पड़ने वाले घातक प्रभावों को 1969 में EIA के रूप में प्रतिपादित किया गया। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा परमाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में काम आता है? तो ये हो जाएगा कॉलीफॉर्म। क्या हो जाएगा? कॉलीफॉर्म जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वर्ष 1920 में ईस्वी में अमेरिका ने सर्वप्रथम यह सूचक के रूप में प्रयोग किया। ई कोलाई और इंटरोकोकाई जीवाणुओं का प्रयोग भी जल प्रदूषण संकेतक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न है पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। रेडियो सक्रिय युक्त जल के पीने से मानव शरीर कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो जाता है। कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है जैसे कैंसर, आँखों से पानी गिरना, ब्रेन ट्यूमर, आनुवांशिक लक्षणों में परिवर्तन आदि। अगला प्रश्न है BOD5 क्या है? इसमें हो जाएगा BOD5 है आपका बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे। तो BOD5 हो जाएगा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 डे एक मापन है जिससे जल या वायु में ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है। BOD5 दिन में जैविक ऑक्सीजन के भाग की एक इकाई है। अगला प्रश्न है मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो प्रमाणित है। तो ये हो जाएगा औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। मीना माटा रोग शरीर में पारे की अधिकता के कारण होता है। यह पारा औद्योगिक इकाइयों द्वारा अपशिष्ट के रूप में पानी में मिल जाता है तथा इस दूषित जल के पीने से मनुष्य मीना माटा रोग से ग्रसित हो जाता है। इस प्रकार की बीमारी सर्वप्रथम जापान में देखी गई थी। इस रोग में संवेदी हानि और श्रवण एवं दृश्य हानि जैसे प्रभाव शामिल हैं। अगला प्रश्न है विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है। तो ये हो जाएगा औद्योगिकरण। क्या हो जाएगा? औद्योगिकरण। जल संकट का प्रमुख कारण बढ़ता हुआ औद्योगिकरण है क्योंकि औद्योगिकरण के बढ़ने के साथ जल प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तथा पीने योग्य जल की कमी होती जा रही है। अगला है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होता है। तो हो जाएगा जल प्रदूषण। क्या हो जाएगा? जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। खेतों में कीटनाशकों का अधिक छिड़काव करने पर ये कीटनाशक वर्षा जल के साथ मिलकर नदी जल तंत्र में पहुंच जाते हैं, जहां पर ये कीटनाशक छोटे छोटे जलीय जंतु एवं पौधों को प्रभावित करते हैं। कीटनाशकों जैसे
DDT के अधिक मात्रा में जमा होने का एक प्रभाव यह होता है कि पक्षी सामान्य से काफ़ी अधिक पतले खोल वाले अंडे देते हैं, जिसकी वजह से ये अंडे परिपक्व होने से पहले ही फूट जाते हैं और उनके भीतर मौजूद अपरिपक्व बच्चे मर जाते हैं। इस प्रदूषण का शिकारी पक्षियों जैसे बाज, चील और मछली खाने वाले अन्य पक्षियों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। भारत में कृषि कार्यों में DDT के प्रयोग पर प्रतिबंध है और इसका केवल मलेरिया उन्मूलन के लिए प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय ने सरकार को निर्देशित किया है कि यमुना के जल की गुणवत्ता कम से कम ग्रेड C स्तर पर बनाए, जिससे उसे लोगों के पीने योग्य बनाकर उपलब्ध कराया जा सके। उक्त कथनानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है, दिया हो जाएगा औसत दर्जे का प्रदूषित जल। कथानुसार ग्रेड C स्तर का अर्थ है औसत दर्जे का प्रदूषित जल। यह जल पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य हो जाता है। पेयजल में नमक, कैल्शियम, मैग्नीशियम और जिंक लवण घुले होते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है? तो हो जाएगा खनन अपशिष्ट। क्या हो जाएगा? खनन अपशिष्ट। जल प्रदूषण के स्रोत हैं शहरों व कस्बों के मकान से निकला मल मूत्र, कूड़ा करकट आदि नदियों, नालों, तालाबों तथा झीलों में गिरा दिया जाता है। इसके अलावा फसलों पर छिड़के गए कीटनाशक पदार्थ जैसे DDT वर्षा के जल के साथ मिलकर नदियों, तालाबों में पहुंचकर जल को प्रदूषित कर देती हैं। खनन अपशिष्ट मृदा प्रदूषण का स्रोत है। खनन से मृदा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाता है। खनन से उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थ को मृदा में छोड़ दिया जाता है। वर्षा जल के साथ अपशिष्ट बहुत से क्षेत्र की मृदा को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक है? दिया हो जाएगा SO2। क्या हो जाएगा? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती हैं, जो उद्योगों तथा वाहनों से उत्सर्जित होती हैं तथा वर्षा की बूंदों एवं ओस की बूंदों के साथ मिलकर अम्लीयता का गुण प्रदर्शित करती हैं। इससे फसलों तथा इमारतों को क्षति पहुंचती है और स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है? तो हो जाएगा अतिसार। क्या हो जाएगा? अतिसार। अतिसार एक जल जनित रोग है जो दूषित जल के पीने से होता है। इसे डायरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा पेचिश, टाइफाइड और हैजा आदि जल जनित बीमारियां हैं। अगला है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित या क्षरण होना कहलाता है। तो हो जाएगा स्टोन लेप्रोसी। क्या हो जाएगा? स्टोन लेप्रोसी। आगे है इसमें, अम्लीय वर्षा के प्रभाव से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों के क्षरण को स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है। अम्लीय वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड मुख्य रूप से उत्तरदायी है। वर्तमान में स्टोन लेप्रोसी का शिकार आगरा का ताजमहल हुआ है। आगे है इसमें, किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है? किस नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जा सकती है? तो ये हो जाएगा BOD। तो BOD क्या होती है? तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से किसी नदी में जल के प्रदूषण स्तर को मापा जा सकता है। जैविक पदार्थों की एक निश्चित मात्रा के विघटन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन को जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। जल में ऑक्सीजन की यह मांग जल प्रदूषण के स्तर की सूचक होती है। अगर जल में अधिक जैविक पदार्थ मिल जाए तो मौजूद ऑक्सीजन समाप्त हो जाती है। इसके कारण मछलियां तथा ऑक्सीजन पर निर्भर अन्य जलीय प्राणी मर जाते हैं। अगला प्रश्न है, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? दिया जाएगा जल की गुणवत्ता।
गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य जल की गुणवत्ता में सुधार करना है। नदी में प्रदूषण मात्रा को कम करने के लिए 1985 ईस्वी में श्री राजीव गांधी द्वारा गंगा कार्य योजना का शुभारंभ किया गया था। गंगा एक्शन प्लान के मुख्य उद्देश्य के साथ घरेलू सीवेज के अवरोधन, डायवर्सन और उपचार द्वारा पानी की गुणवत्ता में सुधार करना था। आगे है आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में। भारत के गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानी इलाकों तथा बांग्लादेश के पद्मा मेघना के मैदानी इलाकों में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से अत्यधिक ग्रस्त है। भारत के 7 राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मणिपुर तथा छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव में भूमिगत जल आर्सेनिक प्रदूषण से प्रभावित है। इनमें पश्चिम बंगाल सर्वाधिक प्रभावित है। पश्चिम बंगाल के 4 जिलों मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी एवं दक्षिणी 24 परगना में आर्सेनिक की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। भारत में सर्वप्रथम 1983 में पश्चिम बंगाल में ही आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण का मामला सामने आया था। जल में आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मीना माता रोग पारा के कारण होता है। आगे है इसमें, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिनमें अधिक मात्रा में पारा पाया जाता है। इन मछलियों को खाने से लगभग 3000 लोग प्रभावित हुए, जिनमें हाथ, पैर, मुंह सुन्न होना, संवेदन में गड़बड़ी, हाथ पैर की गति में समन्वय का अभाव व फाजिल जैसे लक्षण दिखाई दिए हैं। बहुत से लोगों की इस बीमारी से मृत्यु हो गई है। यह बीमारी पहली बार जापान के मीना माता खाड़ी के आसपास रहने वालों में देखी गई। इस कारण इसे मीना माता रोग कहा जाता है। अगला है, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है। ऐसी वर्षा अम्लीय वर्षा कहलाती है। अम्ल वर्षा जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अतिरिक्त परितंत्र, मृदा, कृषि, पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव डालती है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल को क्षरण का कारण बनी हुई है। अगला प्रश्न है, कई स्थानों पर अम्ल वर्षा जलीय विविधता को प्रभावित कर रही है। अम्ल वर्षा निम्न में से किन प्रमुख रसायनों का कारण से होती है? तो ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक अम्ल। इसकी व्याख्या है, अम्लीय वर्षा नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण होती है। वर्षा जल में अम्लों की बड़ी मात्रा या उपस्थिति को अम्लीय वर्षा कहा जाता है। इसका प्रमुख कारण वायुमंडल में मानवीय क्रियाकलापों के कारण सल्फर डाइऑक्साइड व नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के द्वारा बनती है। यही गैसें वायुमंडल में पहुंचकर जल से रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है तथा वर्षा की बूंदों के साथ धरातल पर आ जाती हैं और जलीय विविधता के साथ वातावरण के अन्य घटकों को भी प्रभावित करती हैं, जैसे ताजमहल का पीला होना। अगला है, नील शिशु संलक्षण या मीथेमोग्लोबिनेमिया जल में किस चीज़ की अधिकता के कारण होता है? तो हो जाएगा नाइट्रेट। तो नील शिशु
संलक्षण जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है। यह एक रक्त विकार है जिनमें एक असामान्य मात्रा में हीमोग्लोबिन का एक उत्पाद होता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में प्रोटीन है जो शरीर में ऑक्सीजन को वहन और वितरित करता है। मेथेमोग्लोबिनमिया के तथा हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का वहन कर सकता है लेकिन शरीर के ऊतकों तक इसे प्रभावित रूप से वितरित करने में सक्षम नहीं होता है। अगला है इसमें आगे इसमें व्याख्या इसकी है। यह संभावित रूप से अपर्याप्त ऑक्सीजन के कारण अधिक गंभीर लक्षण पैदा कर सकता है। यह बीमारी उच्च नाइट्रेट युक्त पानी और सब्जियों के अधिक सेवन, नाइट्रेट युक्त रसायनों के संपर्क में आने पर फिर वंशानुगत होने के कारण भी हो सकता है। नाइट्रेट के उच्च स्तर वाले पानी को पीने वाले बच्चों में ऑक्सीजन की कमी के कारण एक गंभीर स्वास्थ्य स्थिति हो सकती है। वे मुंह, हाथ, पैरों के चारों ओर नीलेपन होने का संकेत प्रदर्शित करते हैं और इसलिए इसका नाम नील शिशु संलक्षण क्या है? नील शिशु संलक्षण है। अगला प्रश्न है, पीने के पानी में फ्लोराइड्स की अधिकता स्वीकार्य मात्रा है? दिया हो जाएगा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर। आगे है इसमें, पीने के पानी में फ्लोराइड की अधिकता स्वीकार्य मात्रा 1.50 मिलीग्राम प्रति लीटर है। साधारण पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने पर मानव शरीर में फ्लोराइड अस्थियों से हाइड्रोक्साइड को हटाकर खुद जमा हो जाता है और अस्थि फ्लोरोसिस को जन्म देता है। मानव शरीर में फ्लोराइड पेयजल के अतिरिक्त मुख्यतः भोजन, वायु, दवाइयों तथा प्रसाधनों के द्वारा भी प्रवेश करता है, लेकिन लगभग 60% पेयजल द्वारा ही शरीर में प्रविष्ट होता है। अगला प्रश्न है, नदी में जल प्रदूषण को किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? दिया हो जाएगा ऑक्सीजन। नदी में जल प्रदूषण को ऑक्सीजन की घुलित मात्रा से मापा जाता है। जल प्रदूषण से अभिप्राय जल निकायों जैसे कि झीलों, नदियों, समुद्रों और भूजल के जल से संदूषित होने से है। जल प्रदूषण इन जल निकायों के पादपों और जीवों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग क्या संकेत करती है? दिया जाएगा माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर। जल की उच्च जैविक ऑक्सीजन की मांग माइक्रोबियल प्रदूषण का उच्च स्तर संकेत करती है। पानी में रहने वाले कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक ऑक्सीकरण के दौरान सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग की जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा को जैविक ऑक्सीजन की मांग कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ऑक्सीजन की मात्रा है जो कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होने पर कार्बनिक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जबकि कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड नई कोशिकाओं और ऊर्जा के साथ सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित होते हैं। इस विघटन के दौरान आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता को जन्म देती है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान है? दिया जाएगा 7 से कम तथा 5.6 से अधिक। आगे है इसमें, अम्लीय वर्षा प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 7 से कम तथा 5.6 से अधिक होता है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल और गंधक तेजाब बन जाता है। अम्ल वर्षा में अम्ल 2 प्रकार के वायु प्रदूषकों से आते हैं, SO2 जिसे बोले सल्फर डाइऑक्साइड तथा NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये प्रदूषक प्रारंभिक रूप से कारखानों की चिमनियों, वसु व स्वचालित वाहनों के चलाने से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में मिल जाते हैं। अम्ल वर्षा का केंद्र ओस्लो, नॉर्वे में स्थित है। अगला प्रश्न है, अम्लीय वर्षा का कारण निम्न में
से किसकी सांद्रता में वृद्धि है? तो ये हो जाएगा SO2 तथा NO2, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसमें आगे है ऐसी वर्षा जिसका pH मान 5.6 से कम हो अम्ल वर्षा कहलाती है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण वायुमंडल में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की सांद्रता में वृद्धि। उल्लेखनीय है कि SO2 तथा NO2 गैस विभिन्न स्रोतों से उत्सर्जित होकर वायुमंडल में नमी को सोखने के बाद सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 का निर्माण करती है। यही अम्ल वर्षा की बूंदों के साथ मिलकर अम्ल वर्षा का निर्माण करती है। अम्ल वर्षा जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवों को प्रभावित करती है। यह इमारतों तथा स्मारकों को भी हानि पहुंचाती है। इसके अलावा पारितंत्र, मृदा, कृषि पाइपलाइन के क्षरण, भूमिगत जल स्रोत पर भी प्रभाव पड़ता है। मथुरा तेल शोधक कारखाने से निकलने वाली SO2 गैस ही आगरा के ताजमहल की तबाही का कारण बनी है। तो सल्फर डाइऑक्साइड ही आगरा के जो ताजमहल है उसके तबाही का कारण बनी है। आगे है इनमें से कौन सा अम्ल वर्षा में उपस्थित होता है? तो अम्ल वर्षा में HNO3 और H2SO4। इसमें हो जाएगा A और B। विभिन्न उद्योगों, संस्थानों की चिमनियों, स्वचालित वाहनों एवं ईंधन पदार्थों के जलने से CO2, SO2, NO2 गैसें वायुमंडल में निर्गत होती हैं। इनमें SO2 जल वाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरस व सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO3 और H2SO4 तथा NO2 जल वाष्प से क्रिया करके नाइट्रस HNO2 व नाइट्रिक अम्लों HNO3 में बदल जाती है और वर्षा के जल के साथ मिलकर अम्ल वर्षा के रूप में पृथ्वी पर बरसने लगती है। अम्ल वर्षा फसलों, पौधों, जंतुओं और भवनों के लिए हानिकारक होती है। अगला प्रश्न है जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही क्रम क्या है? तो हो जाएगा हैजा, पेचिस, पोलियो और टाइफाइड। जल प्रदूषण से होने वाले रोगों का सही समूह है हैजा, पेचिस, पोलियो, टाइफाइड। जबकि ठोस प्रदूषकों से युक्त जल के सेवन से ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता से और इटाई रोग ये कैडमियम की अधिकता से होता है और ब्लैक फुट रोग ये आर्सेनिक की अधिकता से होता है। अगला प्रश्न है अगला टॉपिक है तीसरा अन्य प्रमुख प्रदूषण। इसमें प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत नहीं है? तो यह हो जाएगा ह्यूमस पदार्थ। जल प्रदूषण का मानवीय स्रोत ह्यूमस पदार्थ नहीं है, जबकि घरेलू बहिस्राव, वाहित जल और औद्योगिक बहिस्राव जल प्रदूषण के मानवीय स्रोत हैं। जल प्रदूषण के स्रोत वाहित मल, कृषि रसायन तथा औद्योगिक अपशिष्ट कुछ प्रमुख जल प्रदूषक हैं। भारतीय केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1974 में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जल दिवस प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 2022 में विश्व जल दिवस की थीम भूजल और दृश्य को दृश्यमान बनाना है। नोट में है स्वच्छ तथा पीने योग्य जल को पेयजल कहते हैं। अगला प्रश्न है हरित गृह प्रभाव से पृथ्वी का ऊपरी भाग कौन सा विकिरण रोकता है? तो यह हो जाएगा इंफ्रारेड किरणें। ग्रीन हाउस गैसें वायुमंडल में उपस्थित वह गैसें हैं जो तापीय और रक्त विकिरण की रेंज के अंतर्गत विकिरणों का अवशोषण एवं उत्सर्जन करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरो कार्बन। हरित गृह प्रभाव के कारण वायुमंडल में एक परत बन जाती है जिससे सूर्य की विकिरण धरती पर तो आ जाती है लेकिन पूर्णतः वापस नहीं हो पाती, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी
पर तापीय इंफ्रारेड रेडिएशन और रक्त किरणें में वृद्धि होती है, जो पृथ्वी के ऊष्मायन के लिए जिम्मेदार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता क्लोरोफ्लोरोकार्बन में होती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे हानिकारक ग्रीन हाउस गैस है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा हानिकारक है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटरों, एयर कंडीशनरों तथा एरोसॉल फुहार में होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा वायुमंडल की ओजोन परत क्षतिग्रस्त हो जाती है। हरित ग्रीन गैस में कार्बन डाइऑक्साइड सबसे प्रमुख गैस है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने में उत्तरदायी मानी जाती है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है इसमें, वायुमंडल के तापमान को बढ़ाने वाली गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। वायुमंडल में इसकी मात्रा अधिक हो जाने से पृथ्वी से परिवर्तित ऊर्जा वायुमंडल के बाहर नहीं पाती। परिणाम स्वरूप वैश्विक तापमान की समस्या उत्पन्न हो जाती है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्न हैं: कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इत्यादि। अगला है, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? दिया जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सभी हो जाएगा। पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैस की अधिकता के कारण तापमान में वृद्धि होती है। इसे ही वैश्विक तापन की संज्ञा दी जाती है। वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन तथा जलवाष्प आदि। अगला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जबकि नाइट्रोजन गैस ग्रीन हाउस प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? तो हो जाएगा जीन बैप्टिस्टले फ्यूरियर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्टे फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। वर्तमान में इन गैसों की श्रेणी में CO2, N2O, CH4 एवं CFC गैस आते हैं। इसकी अधिकता से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। अगला है, पृथ्वी का ऊष्मायन का अर्थ है? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। पृथ्वी का ऊष्मायन अर्थात पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, इसे वैश्विक ताप वृद्धि भी कहते हैं। ग्रीन हाउस की अधिकता के कारण वैश्विक ताप वृद्धि हो रही है। ग्रीन हाउस गैस प्रमुख हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगला प्रश्न है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? तो ये हो जाएगा ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। आगे है इसमें, वैश्विक ऊष्मन के प्रभाव से ध्रुवीय प्रदेशों में जमी बर्फ एवं ग्लेशियर के पिघलने के परिणाम स्वरूप महासागर के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं शिशु लुप्त हो सकते हैं। आगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये हो जाएगा CO। क्या हो जाएगा? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे है इसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के ऊष्मीय तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें निम्नलिखित हैं:
कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे इसमें निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है? तो ये हो जाएगा मीथेन। ग्रीन हाउस गैसें वे गैसें होती हैं जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में सहायक होती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस इसमें हीलियम नहीं है। आगे है वह गैसें जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती हैं ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन, जलवाष्प आदि। हीलियम ग्रीन हाउस गैस नहीं है, यह एक अक्रिय गैस है निम्नलिखित जिसका निम्नलिखित उपयोग है। वायुयान की टायरों में हवा भरने में किया जाता है। आर्क वेल्डिंग के दौरान सुरक्षा गैस के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग उड़ने वाले गुब्बारे में किया जाता है और हीलियम का उपयोग पाइपलाइन में रिसाव चेक करने में किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैसें हैं? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, मीथेन भी है और जलवाष्प। पृथ्वी में वायुमंडल में उपस्थित ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, कभी कभी CO2 भी दिया रहता है तो इस पर ध्यान दीजिएगा। जलवाष्प मीथेन का हो जाएगा CH4, क्लोरोफ्लोरो का हो जाएगा CFCS और नाइट्रस ऑक्साइड का हो जाएगा NO2, ओजोन का हो जाएगा O3 आदि। आगे है इसमें कौन सी तो ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती हैं? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है इसमें एक मिनट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जिसे बोलते हैं गैस एक ग्रीन हाउस गैस है जो वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है। यह मानवीय क्रियाकलापों द्वारा उत्सर्जित होती है जो सूर्य से आने वाली लघु विकिरण को तो पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा बनी रहती है जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। आगे है इसमें अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो ये हो जाएगा कौन सी विधि का प्रयोग करना चाहिए? तो कठपुतली द्वारा नाटक और क्षेत्र भ्रमण। तो इसमें आपका C और D सही हो जाएगा। आगे है इसमें अपनी अगली कक्षा में प्रदूषण पढ़ाने के लिए योजना बनाते समय निवेदिता पाती है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों ने प्रदूषण शब्द नहीं सुना है और इसलिए उन्हें इसे समझने में कठिनाई होगी। निवेदिता को इस संप्रत्यय की शुरुआत करने के लिए कठपुतली द्वारा नाटक क्षेत्र भ्रमण विधि का प्रयोग करना चाहिए। आगे है फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है, तो हो जाएगा दांत को। फ्लोराइड प्रदूषण में मुख्य रूप से दांत प्रभावित होता है। फ्लोराइड एक खनिज है जो हड्डियों, दांतों, थायराइड ग्रंथि और त्वचा में पाया जाता है। यह दंत, ताम, चीनी और अस्थि खनिज कण के इष्टतम गठन के लिए महत्वपूर्ण है। अतिरिक्त फ्लोराइड का अंतर्ग्रहण आमतौर पर पीने के पानी में फ्लोरोसिस का कारण बन सकता है जो हड्डियों और दांतों को प्रभावित करता है। फ्लोराइड एक रासायनिक तत्व है जिसे प्रतीक F और परमाणु संख्या 9 द्वारा दर्शाया गया है। यह सबसे हल्का हैलोजन तत्व है और एक अत्यधिक विषाक्त पीला डायटोइक गैस के रूप में मौजूद है। 1529 में जॉर्जियस एग्रीकोला ने इस तत्व की खोज की। आगे है निम्नलिखित का मिलान कीजिए। इसमें हो जाएगा
CFC। तो CFC हो जाएगा ये ओजोन को क्षय करता है। और CO2 तो ये हो जाएगा CO2 हरित ग्रीन हाउस का। N2 हो जाएगा सर्वाधिक उपलब्ध गैस है। और CO हो जाएगा जहरीली गैस विषैली गैस। तो इसमें आपका D ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे है इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसे CFC ओजोन क्षय हो जाएगा। और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हरित गृह प्रभाव। और N2 नाइट्रोजन ये सर्वाधिक उपलब्ध गैस है। और CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये जहरीली गैस या विषैली गैस है। आगे है वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर कहलाता है। ये होता है वन महोत्सव। हमारे वृक्ष हमारे पर्यावरण का प्रदूषण कम करने में मदद करते हैं। प्रतिवर्ष जुलाई के महीने में लोगों द्वारा लाखों पेड़ लगाए जाते हैं। यह अवसर वन महोत्सव कहलाता है। वन महोत्सव भारत सरकार द्वारा वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह में आयोजित किया जाने वाला एक महोत्सव है। यह 1960 के दशक में पर्यावरण संरक्षण और प्राकृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता को अभिव्यक्त करने वाला एक आंदोलन था। अगला प्रश्न है भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिन प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा से उपयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि यह गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थों की बनी होती है। आगे है इसमें भोजन खाने के पश्चात प्लास्टिक की जिस प्लेटों को फेंक दिया जाता है उन्हें दोबारा उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यह गैर जैव निम्नीकरण पदार्थों से बनी होती है और इन्हें सूक्ष्म जीवों, हवा, नमी या मिट्टी द्वारा उचित समय में इसके आधार यौगिक में तोड़ा नहीं जा सकता। गैर बायोडिग्रेडेबल गैर जैव निम्नीकरण भी बोलते हैं कचरा एक पर्यावरणीय चिंता है क्योंकि इससे लैंडफिल डूबने और निपटाने की समस्या पैदा होने का खतरा है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो हो जाएगा हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। जीवाश्म ईंधनों में जैसे कोयला, तेल, प्राकृतिक गैस और विद्युत शक्ति का उत्पादन करने के लिए गैसोलीन इत्यादि के जलने के परिणाम स्वरूप अधिकांशतः पर्यावरणीय वायु प्रदूषण होती है। ये सभी तत्व CO2 या इसके परिवर्तित गैसों का उत्सर्जन करते हैं। इसके विपरीत वायु में हाइड्रोजन की जलने से केवल जल वाष्प की प्राप्ति होती है। इस प्रकार यह संभवतः सबसे स्वच्छ ईंधन है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न नहीं करता है। अगला प्रश्न है गाँवों में लोग लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है और सस्ती है। आगे है इसमें गाँवों में लोग लकड़ी का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं क्योंकि लकड़ी आसानी से उपलब्ध और सस्ती भी होती है। लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग करने से हानिकारक गैस जैसे CO2 इसके अतिरिक्त राख के कण वायुमंडल की वायु में मिल जाते हैं जिससे वातावरण प्रभावित होता है। अगला प्रश्न है अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से फैलती है। तो हो जाएगा CO कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गंधहीन गैस है जो पेट्रोल, डीजल और लकड़ी सहित कार्बन आधारित ईंधन के अधूरे जलने से पैदा होती है। यह सिगरेट जैसे प्राकृतिक एवं सिंथेटिक उत्पादों के दहन से भी उत्पन्न होता है। यह हमारे रक्त में प्रवेश करने वाले ऑक्सीजन की मात्रा को कम करता है। यह हमारी सजगता को धीमा कर सकता है तथा हमें भ्रमित और नींद में डाल सकता है। अगला प्रश्न है
मानवीय गतिविधियाँ जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं, तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग। आगे है इसमें वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसोल कैन का उपयोग करना मानवीय गतिविधियां हैं जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। इन मानवीय गतिविधियों से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण जैसी घटनाएं पर्यावरण में घटित होती हैं, जिससे मानव तथा जीव जंतु दोनों प्रभावित होते हैं। अगला है इसमें प्रमुख प्रदूषक व उससे उत्पन्न रोग। तो पारा से कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट। फ्लोराइड से होता है नाक नी संलक्षण। और नाइट्रेट से हो जाएगा ब्लू वेवी सिंड्रोम। कैडमियम से हो जाएगा इटाई। एस्बेस्टस से हो जाएगा फेफड़े का कैंसर। और बेंजीन से हो जाएगा ल्यूकेमिया का कैंसर। और एनिलीन का हो जाएगा मूत्राशय का कैंसर। आगे है ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो ये हो जाएगा दक्षिणी ध्रुव पर। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने 1985 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था। ओजोन छिद्र के होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें धरातल तक पहुंचकर त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत के संरक्षण के कारण क्या होता है? तो ये हो जाएगा त्वचा कैंसर। आगे है इसमें ओजोन परत समताप मंडल में लगभग 15 से 35 किलोमीटर ऊंचाई के बीच पाई जाती है। पर्यावरणीय प्रदूषण के कारण ओजोन परत में ह्रास देखा गया। ओजोन परत में कमी के कारण अधिक मात्रा में पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचती हैं, जिसके कारण मनुष्य में त्वचा कैंसर होता है। इसके साथ ही पराबैंगनी किरणों से आँखों तथा प्रतिरक्षी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ज्ञातव्य है कि रेफ्रिजरेटर, अग्निशमन यंत्र तथा एरोसॉल स्प्रे में उपयोग किए जाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन से ओजोन परत का ह्रास होता है। अगला है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस है जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो यह हो जाएगा CHClF2। तो क्लोरोफ्लोरोमीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है जो वायुमंडल के समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत का अपघटन कर देती है, जिसमें ओजोन परत पतली हो जाती है एवं उसमें छिद्र हो जाते हैं। परिणाम स्वरूप सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक पहुंचने में सक्षम हो जाती हैं, जो कि कैंसर इत्यादि हानिकारक प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। CHClF2 का उपयोग प्रशीतन व वातानुकूलन में भी किया जाता है। अगला प्रश्न है ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? उत्तर में हो जाएगा पराबैंगनी किरणें। व्याख्या देख लेते हैं। ओजोन परत प्राकृतिक ओजोन गैस की एक मेखला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक गैसों के लिए सुरक्षा कवच का कार्य करती है। ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में 15 से 35 किलोमीटर के मध्य तक पाई जाती है। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों 95% को अवशोषित कर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, इसलिए इसे पृथ्वी का रक्षा कवच या पृथ्वी का छाता कहते हैं। पराबैंगनी किरणें पेड़ पौधों, जीव जंतुओं तथा मनुष्यों के लिए हानिकारक होती है। ये किरणें मनुष्यों में त्वचा कैंसर, आनुवांशिक रोग आदि उत्पन्न करते हैं। आगे है ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ये हो जाएगा डाप्सन इकाई। क्या हो जाएगा? डाप्सन इकाई। ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई डाप्सन है तथा एक डाप्सन उन ओजोन अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटम दाब पर 0.01 मिलीलीटर पतली परत बनाते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्तर के नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है? तो ये हो जाएगा
आगे है ओजोन क्षेत्र में डाप्सन इकाई में मापा जाता है। 200 डाप्सन से नीचे जाने पर ओजोन परत में क्षेत्र की संज्ञा दी जाती है। आगे है ओजोन परत सूर्य से आने वाली किन किरणों को रोकती है? दिया जाएगा परावैंगनी किरणें। आगे है इसमें ओजोन परत सूर्य से आने वाली उच्च ऊष्मा वाली किरणें परावैंगनी किरणों को रोकती है। यह किरणें बहुत ही हानिकारक होती हैं तथा पृथ्वी पर ऊष्मा वृद्धि में सहायक होती हैं। यह किरणें मनुष्य के लिए काफ़ी हानिकारक होती हैं। इन किरणों से मनुष्य में त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद आदि बीमारी हो जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर पहुँचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये हो जाएगा परावैंगनी किरणें। सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनी किरणों को ओजोन परत द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, जिससे ये किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती। ओजोन परत की सांद्रता डाप्सन इकाई द्वारा मापी जाती है। आगे है ग्रीन हाउस गैसें। इसमें है कार्बन डाइऑक्साइड। ये है यह ईंधन कोयला, तेल, पेट्रोलियम के जलने और जंगलों में लगी आग से पैदा होता है। मीथेन या तेल के रिसने धान के खेत व पशुपालन आदि से पैदा होती है। और नाइट्रस ऑक्साइड यह खेतों व ईंधन के जलने पर निकलती है। अगला है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हो जाएगा औद्योगिक क्रियाओं के द्वारा उत्पन्न अवशिष्ट पदार्थों द्वारा ताप में वृद्धि। आगे है फ्लोरोकार्बन। हो जाएगा परफ्लोरोकार्बन। हो जाएगा एल्युमिनियम इलेक्ट्रॉनिक्स पदार्थों द्वारा। और सल्फर हेक्साफ्लोराइड हो जाएगा गंधक युक्त ईंधन का दहन जो अम्लीय वर्षा का कारण है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस ये 16 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण हेतु जागरूकता के लिए मनाया जाता है। यूएनओ ने 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर घोषित कर दिया। यह तारीख मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की यादगार तिथि के रूप में तय की गई। आगे है भूमंडलीय तापन का कारण है। तो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापन का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में वृद्धि है। धरती पर विनाश गैस के बढ़ने के मुख्य कारण जीवाश्म ईंधनों जैसे कोयला और तेल का अत्यधिक इस्तेमाल और जंगलों की कटाई है। धरती पर घटती पेड़ों की संख्या की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है और इससे भूमंडलीय तापन में वृद्धि होती है। बढ़ते तापक्रम की वजह से समुद्र जल स्तर बढ़ना, बाढ़, तूफान, खाद्य पदार्थों की कमी और विभिन्न प्रकार की बीमारियां आदि का खतरा बढ़ जाता है। आगे है इसमें बंद कमरे में यदि कोई 3-4 घंटे के लिए कोयले की अंगीठी का प्रयोग करता है तो इसका खतरनाक प्रभाव होगा। तो क्या होगा? तो हो जाएगा रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। कोयले की अंगीठी से कार्बन मोनोऑक्साइड CO का उत्सर्जन होता है। बंद कमरे में कोयले की अंगीठी जलाने पर कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर शरीर के रक्त में भी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तथा ऑक्सीजन की कमी होने से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। आगे है गैसीय अपशिष्ट। ये हो जाएगा लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। गैसीय अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो किसी अन्य पदार्थ के अपशिष्ट शेष होते हैं तथा गैसीय रूप में होते हैं तथा इससे पर्यावरण में प्रदूषण होता है जो मुख्यतः वायु प्रदूषण का कारण बनता है। गैसीय अपशिष्ट निम्न है। इसमें है लकड़ी एवं कोयले से जलने वाला धुआं, औद्योगिक क्षेत्रों के चिमनियों का धुआं, जंगलों में लगने वाली आग से निकलने वाला धुआं आदि। इसी प्रकार चूल्हे, अंगीठी, सिगरेट, बीड़ी आदि से भी धुआं निकलता है। धुएं में कार्बन के ऑक्साइड के अतिरिक्त
कुछ हानिकारक गैस व ठोस कड़ी पदार्थ पाए जाते हैं। यह धुआं गैसीय अपशिष्ट का मुख्य उदाहरण है, जबकि सब्जी एवं फलों के छिलके, खेत खलिहानों से निकलने वाला कचरा, ठोस अपशिष्ट तथा घरों की नालियों का गंदा पानी जलीय अपशिष्ट है, जिससे मृदा तथा जल प्रदूषण होता है। आगे है ठोस अपशिष्ट। तो ठोस अपशिष्ट हो जाएगा सब्जी एवं फलों के छिलके, टूटे फूटे बर्तन, कांच, प्लास्टिक एवं लोहे के अनुपयोगी सामान, घर एवं कारखानों से निकली राख। आगे है जैविक कचरा, फलों एवं सब्जियों के छिलके, खराब भोजन, मनुष्य एवं जंतुओं के मल। और जैविक कचरा जो पर्यावरण में किसी न किसी रूप में बने होते रहते हैं, जैसे कारखानों से निकला रासायनिक कचरा, पॉलीथीन, प्लास्टिक, धातु के टुकड़े आदि। द्रव अपशिष्ट, नालियों और सीवर का गंदा पानी और उर्वरक, चमड़ा शोधक, विद्युत उत्पादन केंद्रों तथा उद्योगों से निकलने वाला गंदा और विषैला द्रव। गैसीय अपशिष्ट, लकड़ी एवं कोयले के जलने से निकलने वाला धुआं, कारखानों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं, कूड़ा करकट एवं मरे हुए जीवों के सड़ने से निकली गैसों की दुर्गंध। ई कचरा, घर और ऑफिस से निकलने वाले ई कचरा जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, सीडी, बैटरी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी आदि। आगे है इसमें अपशिष्ट का निस्तारण। तो अपशिष्ट का निस्तारण कैसे किया जाता है? तो इसे 4R को हम अपनाएंगे, कचरे से छुटकारा पाएंगे। तो इसमें पहला है R1 रिफ्यूज, इसका मतलब हो जाएगा मना करना। R2 हो जाएगा रिड्यूस, कम करना। R3 हो जाएगा रीयूज, पुनः प्रयोग करना। और 4R का मतलब हो जाएगा रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। R1 मना कीजिए, पॉलीथीन एवं प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का उपयोग न करें। R2 उपयोग कम, विभिन्न वस्तुओं का उपयोग अपनी आवश्यकता अनुसार करें, जिससे अपशिष्ट कम निकले। R3 पुनः उपयोग, तो कुछ चीज़ों को फेंकने के बजाय पुनः उपयोग करें। और R4 का हो जाएगा पुनः चक्रण, घरों में खराब हुए उपकरणों, वाहनों, अखबार, प्लास्टिक आदि को कबाड़े को पुनः चक्रण के लिए देना। आगे है इसमें निम्नलिखित वाहनीय ईंधनों में से किसको आजकल पर्यावरण स्नेही माना जाता है? तो ये हो जाएगा संपीड़ित प्राकृतिक गैस। संपीड़ित प्राकृतिक गैस या CNG वाहनीय ईंधनों में सबसे ज़्यादा पर्यावरण स्नेही माना जाता है, क्योंकि इससे बहुत कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को ही CNG कहते हैं। चूँकि यह गैस प्राकृतिक गैस का ही संपीड़न रूप है, इसलिए इसका रासायनिक संगठन बगैर दाब के बने गैसों के समान होता है। इसमें मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। आगे है परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें देखते हैं जल प्रदूषण मापने के लिए इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे BOD भी बोलते हैं। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई तो ये हो जाएगा डेसिबल। ग्रीन मफलर संबंधित है, तो ग्रीन मफलर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, इसका मुख्यालय जिनेवा में है और प्रदूषण का मानक है, तो ये हो जाएगा 45 डेसिबल। गंगा एक्शन प्लान की शुरुआत हुई थी तो 1985 में। भारत में मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या है। चंबल घाटी के बीहड़ क्षेत्र। मृदा अपरदन रोकने के उपाय तो वृक्षारोपण, मेड़बंदी, हानिकारक कीटनाशक का प्रतिबंध, जैव उर्वरकों एवं कार्बनिक खादों को प्रोत्साहन, अम्ल वर्षा का pH मान pH 5.6 से 6.5, वह परिघटना जिसके अंतर्गत कुछ विशेष प्रदूषक जैसे DDT आहार श्रृंखला के साथ सांद्रता में बढ़ते हुए ऊतकों में जमा हो जाते हैं, जैविक आवर्धन कहलाते हैं। आगे है इसमें
जैविक आवर्धन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो ये हो जाएगा DDT। मलेरिया के बचाव के लिए जलाशयों के छिड़काव किया जाता है, तो ये हो जाएगा DDT का। और शैवाल ब्लूम संबंधित है सुपोषण से। गंगा का जल शुद्ध रहता है तो जीवाणु भोजी के कारण। तो गंगा का जल क्यों शुद्ध रहता है? क्योंकि इसमें जीवाणु भोजी के कारण। कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। ओजोन परत के क्षरण का सर्वप्रथम पता लगाया था तो जोसेफ फोरमैन 1985 में, जो इंग्लैंड का है। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन हो जाएगा। क्रैंकिंग गैस के नाम से जाना जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो अम्ल वर्षा के लिए सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। आर्सेनिक द्वारा अत्यधिक जल प्रदूषण वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं, तो कौन कौन सा है? तो कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। आगे है सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। प्लास्टिक बैग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश। पूर्णतः जैविक खेती अपनाने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम हो जाएगा। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 के परिणाम में भारत का कौन सा शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो ये हो जाएगा इंदौर, जो मध्य प्रदेश में है। आगे है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन परत, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, और भोपाल गैस त्रासदी ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइट। आगे है इसमें सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? तो ये हो जाएगा ओजोन परत। समताप मंडल के निचले हिस्से में ओजोन गैस की एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन मंडल कहते हैं। ओजोन परत सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेती है। परावैंगनिक किरणों से पृथ्वी के उष्णता में वृद्धि होती है तथा अनेक प्रकार के शारीरिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। अगला प्रश्न है भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है? बताना है का प्रयोग रोकता है, कौन सा प्रयोग रोकता है? इसमें आगे है प्लास्टिक के थैले। क्या हो जाएगा? प्लास्टिक के थैले। प्रदूषण को रोकने के लिए भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी पॉलीथीन के प्रयोग पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि पॉलीथीन को न तो आसानी से नष्ट किया जा सकता है और न ही इसका पुनः चक्रण कर पाना आसान है, इसलिए इसके प्रयोग को रोकने के लिए नियम बनाए गए हैं। अगला है सभी बड़े शहर सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या का सामना कर रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से यह बताना के माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं। किसके माध्यम से अपना सहयोग दे रहे हैं? तो ये हो जाएगा आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का प्रयोग करके। बड़े शहरों में सड़कों पर भारी संख्या में वाहनों के कारण पर्यावरण प्रदूषण की समस्या बढ़ रही है। पर्यावरण संरक्षण के लिए शहर के लोग व्यक्तिगत रूप से आने जाने के लिए सार्वजनिक यातायात व्यवस्था का उपयोग करने पर अपना सहयोग दे सकते हैं, जिससे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या को कम किया जा सकता है। आगे है रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। इसमें है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियाँ। और एक में करती है जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक के खिलौने ट्यूब। तो रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। तो ये हो जाएगा अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले के आधार पे। आगे है इसमें रानी अपने घर का
कूड़ा दो ढेरियों में इसलिए अलग करती है जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहले वाली ढेरी तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरी ढेरी में अलग अलग कर सके, क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी सब्जियां अपघटित हो सकता है, लेकिन जैम की बोतल, सॉस का बोतल आदि अपघटित नहीं होंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो पर्यावरण के लिए हानिकारक हो जाएगा प्लास्टिक। आगे है इसमें, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बनता है। प्लास्टिक में मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। प्लास्टिक बहुत लंबे समय तक पृथ्वी में पड़े रहते हैं। इनका अपघटन नहीं होता है, अतः प्लास्टिक पर्यावरण के अनुकूल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो ये हो जाएगा H2S। आगे है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। H2S एक अत्यंत विषैली गैस है और मनुष्य के लिए अत्यंत हानिकारक होती है, जो औद्योगिक प्रक्रमों जैसे पेट्रोलियम शोधक, कागज उद्योग, रंजक उद्योग, चमड़ा उद्योग आदि में एक सह उत्पाद के रूप में उत्पन्न होती है। यह जैव ईंधनों अपूर्ण दहन से भी उत्पन्न होती है। H2S आँखों में जलन, चक्कर आना, मिचली आदि उत्पन्न करती है। आगे है, ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है। ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत सौर ऊर्जा है। सूर्य की किरणों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। सौर ऊर्जा एक प्रकार की गैर परंपरागत नवीकरणीय ऊर्जा होती है। इस ऊर्जा का उपयोग खाना बनाने में, सौर कुकर द्वारा पानी गर्म करने में, प्रकाश उत्पन्न करने में, बिजली बनाने में किया जाता है। आगे है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का स्रोत कभी पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता है? तो ये हो जाएगा सौर ऊर्जा। सूर्य सौर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। इससे किसी प्रकार का पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं होता है। सूर्य के आंतरिक भाग में उपस्थित हाइड्रोजन सम्मिलित होकर हीलियम में परिवर्तित होती रहती है। इस प्रक्रिया के दौरान अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दम घोटू गैस किस गैस की उपमा है? तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा गैसीय वायु प्रदूषक हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को कम कर देता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO। सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को पतली करती है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। प्रकाश रासायनिक स्मोग में किन गैसों को सम्मिलित किया जाता है? तो हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन तथा पैराक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट। आगे है इसमें, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए प्रोटोकॉल लागू किया गया है। तो टोक्यो प्रोटोकॉल 1997 2005 में प्रभाव में आया। अगला है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है इसमें, और नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो अम्ल वर्षा का नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे है, अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का क्षरण होना कहलाता है। तो स्टोन लेप्रोसी। ताजमहल का पीले होने का कारण क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड SO2। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम अम्ल वर्षा हुई थी स्वीडन में। विश्व में सर्वाधिक अम्ल वर्षा होती है नॉर्वे में। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी मिसाइल आइसोसाइनाइट गैस के कारण। आगे है इसमें, चेरनोबिल स्थित परमाणु ऊर्जा संस्थान में भीषण नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो यूक्रेन में 1986 में।
डाइक्लोरोडिफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन क्यों किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा DDT। शैवाल गुच्छों के लिए किस वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो यूट्रोफिक। क्या हो जाएगा? यूट्रोफिक। खाद्य श्रृंखला के शिखर पर विषाक्त सामग्री की वृद्धि को कहा जाता है जैविक आवर्धन। क्या बोलते हैं? जैविक आवर्धन। आगे है इसमें अम्लीय वर्षा का कारक हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। आगे है इसमें अम्लीय वर्षा के प्रभाव। तो अम्लीय वर्षा के प्रभाव में हो जाएगा त्वचा को पर फफोले पड़ना, जलीय जीव जंतु पेड़ पौधे नष्ट होना और ताजमहल का रंग पीला पड़ना। आगे है इसमें इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों परावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है? तो ये हो जाएगा ओजोन। ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर ओजोन O3 अणु का निर्माण होता है। ओजोन गैस का एक स्तर समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन स्तर सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। वर्तमान में ओजोन परत के कमजोर हो जाने से परावैंगनिक किरणें सीधे पृथ्वी पर आ रही हैं, जो कई बीमारियों का कारण है। ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान क्लोरीन गैस से होता है, जिसके एक अणु ओजोन के 1 लाख अणुओं को हानि पहुंचाते हैं। आगे है इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है, सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को रोकता है तो ओजोन परत रोकता है। ओजोन क्षरण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आगे है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है तो ये हो जाएगा डाप्सन यूनिट। ओजोन संरक्षण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल समझौता हुआ था तो 16 सितंबर 1987 को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को ओजोन परत की सर्वाधिक मोटाई है ग्रीष्म ऋतु श्रीनगर। ओजोन परत की न्यूनतम मोटाई होती है वर्षा ऋतु त्रिवेंद्रम। ओजोन परत को बचाने के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 16 सितंबर 1987 में। ओजोन छिद्र मापी जाती है तो ओजोन छिद्र मापी जाती है तो 200 डेसिबल से नीचे। ओजोन परत का सर्वाधिक नुकसान हुआ है तो दक्षिणी ध्रुव पे। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा जैव अपघटन पदार्थ है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जैव अपघटन पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो जैविक रूप से आसानी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे में हो जाएगा प्लास्टिक, पॉलीथीन एवं सीसा जैव अपघटन पदार्थ हैं, ये आसानी से नष्ट नहीं होते हैं। आगे है डीओ का मतलब क्या होता है? डायसोल्व्ड ऑक्सीजन। यह जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा है जो जलीय जीवों के श्वसन के लिए आवश्यक है। जब जल में DO 0.8 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम हो जाती है तो ऐसे जल संदूषित कहा जाता है। ऐसे जल को संदूषित कहा जाता है। यह मात्रा 0.4 मिलीग्राम प्रति लीटर से कम होती है तो इसे अत्यधिक प्रदूषित कहा जाता है। BOD जैविक ऑक्सीजन मांग। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है तथा उच्च BOD है, वहाँ DO निम्न होगा तथा प्रदूषण की मात्रा BOD के माध्यम से मापा जाता है, परंतु BOD के माध्यम से केवल जैव अपघटक का पता चलता है। साथ ही बहुत लंबी प्रक्रिया है, इसलिए BOD को प्रदूषण मापन में इस्तेमाल नहीं किया जाता है। आगे है COD। तो COD क्या होता है? तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, रासायनिक ऑक्सीजन मांग। जल में ऑक्सीजन की वह मात्रा जो उपस्थित कुल कार्बनिक पदार्थों घुलनशील अथवा अघुलनशील के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक होती है। यह जल प्रदूषण के मापने के लिए बेहतर विकल्प है। अगला है MPN।
एम्पियन सर्वाधिक संभाव्य संख्या। जिस जल में जल मल जैसे जैविक अपशिष्टों का प्रदूषण होता है, इनमें ई कोलाई जैसे जीवाणुओं की संख्या अधिक पाई जाती है। एमपीएन परीक्षण की सहायता से ई कोलाई आदि जीवों को पहचाना एवं मापा जा सकता है। प्रदूषित जल में उच्च एम्पियन पाया जाता है। आगे है इसमें सुपोषण। तो सुपोषण क्या होता है? अपशिष्ट जल के बहाव के साथ जब जलीय तंत्र में पोषक तत्वों फास्फेट तथा नाइट्रेट का प्रवेश होता है तो ऐसे पोषक तत्व शैवालों और अन्य पौधों की अत्यधिक वृद्धि कराते हैं। कई बार खेतों में आवश्यकता से अधिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों की अधिकता के कारण होने वाली इस अत्यधिक वृद्धि को सुपोषण कहते हैं। इससे पानी के नल जाम हो जाते हैं, पानी की गंध और स्वाद में बदलाव आता है और जैव पदार्थों का संचय होता है। इन जैव पदार्थों के विघटन के कारण ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है तथा मछलियों और अन्य जलीय प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। आगे है लंदन ध्रुव पाया जाता है। ये हो जाएगा शीतकाल में सुबह के समय। शीतकालीन मौसम में सुबह कुहेरे जैसा दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन ध्रुव कहलाता है। इस तरह की स्थिति लंदन में उत्पन्न हुई थी, इसलिए सांकेतिक रूप से लंदन ध्रुव नाम का प्रयोग किया जाता है। इसमें दृश्यता बहुत कम होती है और दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है। अगला है कणकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कणकीय प्रदूषण समाप्त होने के लिए ग्रेविटिंग स्टेलिंग चेंबर और साइक्लोन कलेक्टर, फैब्रिक फिल्टर, स्क्रैबर आदि मशीनों का विकास किया गया। आगे है इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न। मीथेन का उत्सर्जन होता है तो आर्द्र भूमि से, धान के खेत से, कोयले के खदान से, जुगाली करने वाले पशु से। बेंजीन से कौन सा रोग होता है? तो रक्त कैंसर। वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों में लगाया जाता है तो कैटेलिक कन्वर्टर स्क्रबर। मोटर वाहनों के धुएं से निकलने वाला सर्वाधिक विषाक्त प्रदूषक है तो लेड या सीसा। आगे है ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम नियम 2001 निर्देशित करता है कि यह हो जाएगा लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण और किसी सभा में तीव्र ध्वनि के स्पीकर का प्रयोग। इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण एवं रोकथाम 2001 के तहत तीव्र गति से लाउड स्पीकरों को बजाना तथा जन सभाओं की तीव्र गति से संचालित करने वाले लाउड स्पीकर पर रोक लगा दी गई है। आगे है इसमें ग्रीन हाउस प्रभाव। तो ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो यह प्रक्रिया जिसमें ग्रीन हाउस गैसें सूर्य से आने वाले लघु विकिरणों को पृथ्वी पर आने देती है, परंतु पृथ्वी से वापस लौटने वाले दीर्घ विकिरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पर ऊष्मा को बनाए रखती है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाती है। कारण है इसका हरित गृह प्रभाव। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य गैस है जो मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प की मात्रा बढ़ने से होता है। इसके प्रभाव क्या है? तो पहाड़ों पर से बर्फ पिघलने की संभावना बढ़ जाती है। बर्फ पिघलने से समुद्र का जल स्तर बढ़ सकता है जिसके कारण समुद्र के आसपास के क्षेत्र जल में डूब सकते हैं। इसके कारण पृथ्वी पर इंफ्रारेड रेडिएशन में बढ़ोतरी हो जाती है। आगे है इसमें प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी हैं? तो ये हो जाएगा CO2, CH4, N2O, SF6, CFC और जलवाष्प। आगे है ग्लोबल वार्मिंग के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस कौन सा है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी राष्ट्र चीन, अमेरिका। सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन करने वाला देश चीन हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव को सर्वप्रथम पहचाना था ग्रीन
बैप्टिस्टे फ्यूरियर। आगे है हरित गृह प्रभाव की अनुपस्थिति में भू सतह का तापमान कितना होता है? 20 डिग्री सेल्सियस। कौन सी गैस प्राकृतिक रूप में वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ओजोन हो जाएगा। अगला प्रश्न है DDT है, ये हो जाएगा अनअपघटनीय प्रदूषण। DDT पहला आधुनिक कीटनाशक था जो मलेरिया के विरुद्ध प्रयोग किया गया था, किंतु 1950 के बाद इसे कृषि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा। खेतों में इसके भारी प्रयोग से मच्छर इसके प्रति विरोधी हो गए। DDT का पूरा नाम डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन है। वर्तमान समय में यह वायु प्रदूषण में वृद्धि का सहायक है। इसका सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटन नहीं होता है, अतः लंबे समय तक वायु एवं मृदा में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे अनअपघटनीय प्रदूषक के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव का सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। आगे है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोकने ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा उत्पादन उद्योग। ठोस अपशिष्ट वे पदार्थ होते हैं जो उपयोग के बाद निरर्थक एवं बेकार हो जाते हैं तथा जिनका कोई आर्थिक उपयोग नहीं होता है, जैसे डिब्बे, कांच के सामान, प्लास्टिक, अखबार, आवासीय कचरा आदि। उत्पादन उपयोग सबसे ज़्यादा ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है मोटर गाड़ियों के एग्जॉस्ट में निकलने वाली निम्नलिखित गैस कौन सी गैस जहरीली होती है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। मोटर गाड़ियों से निकलने वाली गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस सबसे जहरीली होती है। इसे दमघोटू गैस भी कहते हैं। यह सांस के माध्यम से शरीर में पहुंचकर रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता को बिल्कुल कम कर देता है, जिसके कारण मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। यह सभी वायु प्रदूषण को में लगभग 50% भाग प्रतिनिधित्व करता है। अगला है ईंधन के अपूर्ण ज्वलन के कारण निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। पेट्रोल तथा डीजल जैसे ईंधनों के अपूर्ण ज्वलन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह एक विषैली गैस है। यह रुधिर में ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है। अगला है स्मोक किसका संयोजन है? तो हो जाएगा धुआं और कोहरा का। स्मोक धुआं और कोहरा का संयोजन है जब गाड़ियों एवं औद्योगिक कारखानों द्वारा उत्सर्जित धुएं में उपस्थित राख, गंधक व अन्य हानिकारक रसायन जब कोहरे के साथ मिश्रित होते हैं तब धूम कोहरे का निर्माण होता है। ज्ञातव्य हो कि दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में स्मॉग की समस्या बढ़ रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण कृषि क्षेत्र में बढ़ते हार्वेस्टर के प्रयोग को माना गया है, क्योंकि इसके प्रयोग के बाद बचे पराली पुआल को जलाने से बड़ी मात्रा में निकलने वाले धुएं के कण दिल्ली के आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। धूम कोहरे के कारण सांस लेने में कठिनाई, रोग जैसे दमा, खांसी तथा बच्चों में सांस के साथ हरहराहट उत्पन्न हो जाते हैं। आगे है यहाँ से आपका अगला अध्याय शुरू होता है, इसे मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊँगी। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।